हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का जो ये वीडियो है, आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये बेसिकली आपका जो सेकेंड सेमेस्टर का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का जो पेपर है, उसमें अपने लैटिन मैगज़िम्स भी एक यूनिट है। तो आज हम लैटिन मैगज़िम्स को डिस्कस करेंगे कि ये होती क्या हैं। लीगल मैगज़िम्स या लैटिन मैगज़िम्स बोलते हैं इनको। तो लैटिन मैगज़िम्स को समझने से पहले मैं आपसे एक एग्ज़ाम्पल शेयर करूँगी। वो एग्ज़ाम्पल ये है कि जैसे जब भी हम कहते हैं इन नॉर्मल कॉमन मैन लैंग्वेज की किसी को हार्ट अटैक हुआ है, तो हम वर्ड यूज़ करते हैं हार्ट अटैक, जबकि डॉक्टर्स के अगर आप कम्युनिकेशन सुनेंगे तो वो यूज़ करते हैं कार्डियक अरेस्ट। तो वो ये टर्मिनोलॉजी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जो वहाँ के प्रोफेशन में यूज़ की जाती है। ऐसे ही लॉ प्रोफेशन में कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, लीगल मैगज़िम्स जिनको कहा जाता है, लीगल डॉक्ट्रिन्स जिनको कहा जाता है, जो कि लॉ के प्रोफेशन में यूज़ की जाती है। और आप कभी भी कहीं पे भी अगर उन चीज़ों को कोट करना है तो वो एज इट इज़ ही कोट की जाती हैं, राइट। तो लैटिन मैगज़िम्स को हम ये जो डेफिनेशन है इससे समझ सकते हैं कि लैटिन मैगज़िम्स आर एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ एंड एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, राइट। एक्सेप्टेड और एडमिटेड यूनिवर्सली, यानी ये जो लैटिन मैगज़िम है, यहाँ आप कहीं पे भी जाएंगे वो एज इट इज़ ही यूज़ होती हैं। और लैटिन मैगज़िम्स आपको ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलेगी या लैटिन लैंग्वेज में ही मिलेगी, रोमन लैंग्वेज में भी ये आपको मिल सकती हैं। तो ये अलग अलग लैंग्वेजेस से कुछ मैगज़िम्स हमने ली है और उसको हम कॉमनली ही यूज़ करते हैं। तो आज इस जो वीडियो है इसमें मैं आपसे के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट जो लैटिन मैगज़िम्स हैं, लीगल मैगज़िम्स हैं, इनको एक्सप्लेन करूँगी। ये लीगल मैगज़िम्स मैं आपको ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर चुकी हूँ काफ़ी बार। तो और इसमें भी ये मैंने थोड़ी कॉमन जो लैटिन मैगज़िम्स हैं वो ली हैं और इम्पॉर्टेंट है ये। मैं सारी तो नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगी क्योंकि खूब सारी हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है वो आज इस वीडियो में हम कुछ एक्सप्लेन कर लेंगे सो दैट यू कैन बी बेनिफिटेड व्हेन एवर यू गोइंग टू रीड इट इन फ्यूचर, राइट। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट इज़ एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगनिंग, यानी जब भी ऐसा कहीं लिखा हुआ होगा कि एब इनिशियो, तो हम क्या मानेंगे, स्टार्टिंग से ही ये चीज़, राइट। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। आपने सुना होगा, अपन ने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा भी था कि माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड एब इनिशियो। तो उसका क्या मतलब था एब इनिशियो का, कि माइनर के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द स्टार्टिंग से ही वो वॉइड कंसिडर किया जाएगा, यानी उसके कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं मानी जाएगी। तो एब इनिशियो का क्या मतलब होता है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। नेक्स्ट है एक्शनेबल पर से। एक्शनेबल पर से का क्या मतलब होता है, ऐसा कोई एक्ट जो कि पनिशेबल है, उसके लिए हमें डैमेज प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हो सकते हैं जिसमें गलत काम आपने कर दिया है और आप ये प्ली लें कि सर मेरे इस गलत काम से किसी को कोई हार्म तो नहीं हुआ, तो हम वहाँ पे कहेंगे नहीं, ये एक्शनेबल पर से है, यानी कि एज सून एज द एक्ट इज़ कमिटेड इट इज़ पनिशेबल। इसके लिए डैमेज प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जहाँ पे भी ये एक्शनेबल पर से वर्ड आएगा, किसी ऑफेंस के साथ ही आएगा ऑब्वियसली, तो वहाँ हम अंडरस्टैंड करेंगे कि उसके लिए हमें डैमेज को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है एक्शियो पर्सनलिस मॉरिटर कम पर्सोना, यानी इसका क्या मतलब है, अ पर्सनल लाइफ राइट ऑफ अ एक्शन डाइज़ विद द पर्सन, यानी कि पर्सनल राइट जो है वो इंसान की मृत्यु के साथ ही ख़त्म हो जाता है। जैसे कि ऐसे बहुत सारे राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ होती हैं जो इंसान की डेथ के बाद भी इन एग्जिस्टेंस होती है और वो उसको पूरी, लाइबिलिटीज़ हैं तो पूरी करनी है और राइट्स है तो वो रिमेन रहेगा। लेकिन पर्सनल राइट जो होता है वो क्या है, उसकी डेथ के साथ ही चला जाता है। अब हम नेक्स्ट मैगज़िम लेते हैं, मैगज़िम 5, दैट इज़ एक्टस रियस नॉन फैसिट रियम नीसी मैंसेट रिया। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ का। जब भी अपन आईपीसी पढ़ेंगे, क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे, तो आप देखोगे ये मैगज़िम बहुत ही पॉपुलर है और इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। और क्या है इसका मतलब, दैट इज़ कन्विक्शन ऑफ अ क्राइम रिक्वायर्स प्रूफ ऑफ अ क्रिमिनल एक्ट एंड इंटेंशन, यानी कि जब भी कोई इंसान कोई क्रिमिनल एक्ट करता है तो उसके लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए उस एक्ट का इंटेंशन गलत हो, यानी मैलिफाइड इंटेंशन हो,
उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसको प्रूव करने की ज़रूरत होती है। यानी कि अगर मैंने कोई क्रिमिनल एक्ट किया, इसका मतलब मेरा माइंड था वो क्रिमिनल एक्ट करने का, मेरा इंटेंशन था। तो उस जहाँ पर भी हम ये चीज़ यूज़ करेंगे एक्सेट्रिया नॉन फेसेट्रियम निसीमेंसेट्रिया, यानी कि for the conviction of a person it is required that to prove that he had a malified intention, he had a criminal act with criminal intention, right? नेक्स्ट है एडहॉक। आपने ये बहुत ही पॉपुलर टर्म है, हम कहीं पे भी सुनते हैं कि एडहॉक पे हमारा वो हुआ है, रिक्रूटमेंट हुआ है। तो एडहॉक का क्या मतलब हो रहा था? फॉर द पर्टिकुलर एंड और अ केस एट हैंड, यानी कि किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए या पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अगर कोई चीज़ होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? एडहॉक। नेक्स्ट है एलिबाई। एलिबाई एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ का। जब भी अगर कोई किसी को अक्यूज़ बनाया जाता है और वो कहता है कि मैं एलिबाई लेना चाहता हूँ, एलिबाई का क्या मतलब होता है कि वो डिफेंस ले रहा है किस चीज़ का? दैट एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द क्राइम ही वॉज नॉट एट दैट प्लेस, यानी कि वो कहाँ था? एट अनदर प्लेस, समवेयर एल्स। तो जब भी अगर कोई ऐसी प्ली लेता है तो हम उसको क्या कहते हैं? प्ली ऑफ एलिबी। जब आप क्रिमिनल लॉ पढ़ोगे तो उसमें आप इसको और डिटेल में पढ़ोगे। नेक्स्ट है एमिकस क्यूरे। एमिकस क्यूरे का मतलब होता है कि अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट, या जैसे कि जो लॉयर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कोर्ट को बताते हैं, कोर्ट को हेल्प करते हैं किसी तरह से उस केस को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो हम कहते हैं जो भी इस तरह से अगर कोई हेल्प करता है या कोर्ट को असिस्ट करता है तो उन सभी को क्या कहा जाता है? एमिकस क्यूरे। अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट और अ मेंबर ऑफ बार हु इज़ अपॉइंटेड टू असिस्ट द कोर्ट। ठीक है, सिर्फ ज़रूरी नहीं कि लॉयर ही हो, और भी कोई हो सकते हैं जिनसे हम कोर्ट जो है केस को अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प लेती है, वो सभी क्या कहलाते हैं? एमिकस क्यूरे कहलाते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है 11 नंबर, दैट इज़ ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे कि ऑडी अल्ट्रम पार्टम इज़ वन ऑफ द बेसिक थिंग टू गिव जस्टिस। और वो क्या चीज़ होती है कि नो मैन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड, यानी कि जब भी कोई केस आएगा तो कोर्ट क्या देखेगी? दोनों पार्टियों को सुनने का जो उनके पास राइट है, यानी कि कोई भी पार्टी को ऐसा नहीं होगा कि जजमेंट दे दिया जाएगा बिना उसे सुने। तो जब भी जस्टिस की बात होगी तो ऑडी अल्ट्रम पार्टम की बात होगी, और वो क्या होता है? नो मैन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड, यानी कि उसको सुनवाई का मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट है बोनाफाइड। अभी जैसे मैं बता रही थी इससे पहले मैलाफाइड उसका जो अपोजिट है वो क्या है? बोनाफाइड, विच इज़ if an act is done with good faith, that is to be termed as bona fide, right? नेक्स्ट है 15 नंबर, वो है इम्पॉर्टेंट, तो वो पढ़ते हैं। 15 क्या है? कैविएट। तो कैविएट है अ कॉशन रजिस्टर्ड विद द पब्लिक कोर्ट टू इंडिकेट द ऑफिशियल्स दैट दे आर नॉट टू एक्ट इन द मैनर मेंशन द कैविएट विदाउट फर्स्ट गिविंग नोटिस। कैविएट का क्या मतलब होता है? जब भी हम सिविल केसेस की बात करते हैं तो उसमें जब भी कोई पार्टी होती है और उनको पार्टी खुद स्टार्टिंग में ही कोर्ट के पास जाती है और कहती है कि सर आप जैसे ही दूसरी पार्टी का अगर आप पक्ष की सुनवाई करोगे तो उस पक्ष की सुनवाई करने से पहले आप हमको एक नोटिस दोगे। तो इसको क्या कहते हैं कि हमने कैविएट फाइल कर दिया, यानी कि आप उस दूसरी पार्टी को तब तक नहीं सुनोगे जब तक आप हमें नोटिस नहीं दोगे, राइट? कैविएट एम्प्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब होता है? लेट द बायर बीवेयर। ये आप जब कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं उनकी बहुत नोन टर्म है कैविएट एम्प्टर, जिसका मतलब होता है जब भी बायर कोई चीज़ परचेज़ करे तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू बी अवेयर अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, यानी वो उसको देख परख के ही चुने। तभी हम ये चीज़ कहते हैं कि कैविएट एम्प्टर चीज़ होती है। आपको चीज़ लेने से पहले ही उसका आपको उसके बारे में वेल वर्स्ड होना चाहिए, राइट? क्योंकि लेटर ऑन अगर कोई फॉल्ट निकलता है तो जो सामने वाली पार्टी वो ये प्ली ले सकती है कि कैविएट एम्प्टर, यू शुड बी कैविएट एम्प्टर, राइट? नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ 19 सर्शररी। ये हमारी एक रिट भी है, मैंने आपको पढ़ाया भी है कॉन्स्टिट्यूशन में कि सर्शररी क्या होती है। अ रिट बाय विच ऑर्डर पास बाय एन इंफीरियर कोर्ट इज क्वेश्ड, यानी कि
सुपीरियर कोर्ट को जब भी ये लगता है कि ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट इन्होंने जजमेंट दिए या किसी प्रिंसिपल को इन्होंने फॉलो नहीं करा है जूनियर कोर्ट ने, तो जो सुपीरियर कोर्ट है वो क्या करेगी, इन्फीरियर कोर्ट का जो जजमेंट है उसको क्वैश डाउन करेगी। इसी को क्या कहते हैं, रिट ऑफ सर्शियोररी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाओ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी है, दैट इज़ डैमनम साइन इंजूरिया। डैमनम साइन इंजूरिया का क्या मतलब होता है, तो इंजूरिया का समझते हैं सबसे पहले। तो इंजूरिया का मतलब होता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, राइट। तो डैमनम साइन इंजूरिया का मतलब है डैमेजेस विदाउट इंजरी, यानी कि अगर आपको कोई डैमेज हुआ है और आपको उसके अगेंस्ट कोई इंजरी नहीं हुई है, यानी कि आपका कोई लीगल राइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ है, तो इस केसेस में आपको लॉ ऑफ टॉर्ट में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको डैमेज तो हुआ है बट आपका जो लीगल राइट था वो नहीं वायलेट हुआ है। और जब तक आपका कोई लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता है तब तक आपको लॉ ऑफ टॉर्ट में या किसी भी लॉ में आपको उसके अगेंस्ट उसके बिहाफ पे कोई आपको रेमेडी नहीं मिलती है। नेक्स्ट है डी फैक्टो। डी फैक्टो का मतलब ये भी बहुत पॉपुलर टर्म है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, बाय जिसको हम बोलते हैं इन फैक्ट और बाय द फैक्ट। डी जोरे यानी कि बाय द लॉ। डी फैक्टो और डी जोरे बहुत ही कॉमन टर्म है, आपस में बहुत बार यूज़ होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो कि है डोली इन कैपेक्स। ये भी आपकी जब आप आईपीसी पढ़ोगे, क्रिमिनल लॉ पढ़ोगे, तो उसमें होता है कि डोली इन कैपेक्स का मतलब होता है कि अ पर्सन हु इज़ नॉट केपेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज़ डूइंग, राइट। तो जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, एक छोटा बच्चा होता है जो 7 साल से कम का होता है, तो लॉ ये मान लेता है कि 7 साल से कम के बच्चे में इतनी समझ नहीं होती है कि वो जो एक्ट कर रहा है उसको जस्टिफाई कर सके कि ये वो एक्ट वो क्रिमिनल इंटेंशन से कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। तो हम ये मान लेते हैं कि 7 साल से कम के बच्चे ने अगर कोई एक्ट किया है तो दैट विल बी डेफिनेटली नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अ क्राइम, राइट। उसको ये डिफेंस मिल जाता है, उस बच्चे को ये डिफेंस दे दिया जाता है। नेक्स्ट है 32, दैट इज़ एस्टॉपल। एस्टॉपल का क्या मतलब होता है, प्रिवेंटेड फ्रॉम डिनाइंग, यानी कि हम पहले एस्टॉपल को ऐसे समझते हैं जैसे मैंने आज आपको कोई बात कही है, ठीक है। अब एस्टॉपल रूल लग जाता है क्योंकि मैंने कह दी है और अब मैं लेटर ऑन उसको डिनाई नहीं कर सकती, नहीं मैंने नहीं कहा था, तो दैट इज़ रूल ऑफ एस्टॉपल। जहाँ पे भी रूल ऑफ एस्टॉपल लगा होगा यानी कि आपने जो कहा है, जो किया है, आप उसको एज इट इज़ मेंटेन ही करके रखोगे, आप उसको लेटर ऑन डिनाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब कौन से आर्टिकल में पढ़ाया था ये आप मुझे बताना कि कौन से आर्टिकल में पढ़ाया था, राइट। नेक्स्ट जो हम हैं इम्पॉर्टेंट वो हेबियस कॉर्पस। ये भी मैंने आपको बता दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन में एक रिट है टू प्रेजेंट द बॉडी। इसका मतलब, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। नेक्स्ट है इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यू सेट, यानी कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ डज नॉट हैज़ एनी एक्सक्यूजेबल थिंग, राइट। जब भी आप अगर कहीं एज अ नेशनल, एज अ सिटीज़न, आपकी क्या ड्यूटी होती है कि आप जो आपका लैंड का लॉ है, यानी कि जहाँ आप रहते हो उसको, उससे आप वेल वर्स्ड हो। तो आप ये नहीं कह सकते कि कल को आपने कोई एक्ट कर दिया और वो क्राइम अगर है, अगर वो कोई ऑफेंस है, तो आप ये प्ली नहीं ले सकते कि सर मुझे पता नहीं था कि ये करने से मैंने कोई लॉ का इन्फ्रिंजमेंट कर दिया है। यू शुड बी अवेयर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट लॉ। तो इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूटेबल का मतलब होता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज़ नो एक्सक्यूज़ इन द आई ऑफ द लॉ, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंजूरिया साइन डैमनम। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था डैमनम साइन इंजूरिया, तो उसका रिवर्स इंजूरिया साइन डैमनम, यानी कि इंजरी विदाउट डैमेज। तो जब भी ऐसा होगा कि हमारा लीगल राइट वायलेट होगा तो हमें रेमेडी मिलेगी, दैट इज़ ट्रू। और ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें हमारा लीगल राइट तो वायलेट हो जाता है लेकिन हमें डैमेजेस नहीं होते, स्टिल वी हैव रेमेडी इन द लॉ। क्यों है, क्योंकि हमारे लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है। सो दिस इज़ दिस डॉक्ट्राइन एंड टॉट इंजूरिया साइन डैमनम। नेक्स्ट है इप्सो फैक्टो। इप्सो फैक्टो का मतलब होता है बाय द मेयर फैक्ट, यानी कि फैक्ट से ही हमें समझ में आ रही है कोई चीज़ कि वो क्या है, तो उस जगह हम यूज़ करते हैं वर्ड को इप्सो फैक्टो।
और बहुत सारी इसमें टर्म्स हैं जो अपन नॉर्मल लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं, जैसे स्टेटस को क्या है, तो स्टेटस को का मतलब होता है कि हमारा जो प्रेजेंट स्टेटस है वो क्या है, तो उसको हम कहते हैं स्टेटस को, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ये 55 नंबर, दैट इज़ जस्ट इन पर्सोनम। पर्सोनम ये मैं अभी थोड़ी देर पहले भी अपने पढ़ा, राइट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन। तो हमारे पास जो भी हमें लॉ राइट प्रोवाइड कराता है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो राइट इन पर्सोनम होता है और एक राइट इन रैम होता है। राइट इन रैम का क्या मतलब होता है कि जो हमें विद दी अगेंस्ट द होल वर्ल्ड जो हमें प्रोवाइड होता है, यानी कि संपूर्ण संसार के खिलाफ जो राइट हमें खिलाफ मतलब उनसे हम अपने उस राइट को प्रोटेक्ट करवा सकते हैं लॉ से, तो वो क्या होते हैं, राइट इन रैम होते हैं। और कुछ राइट जो ऐसे होते हैं जो सिर्फ हम स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट ही क्लेम कर पाते हैं, तो वो क्या होते हैं, राइट इन पर्सोनम होते हैं। जैसे कि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास राइट नॉट टू बी डिफेम है, तो वो क्या है, राइट इन रैम है, क्योंकि सारे वर्ड से ही मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि कोई मुझे अननेसेसरी डिफेम ना करे, अननेसेसरी मुझे कुछ ऐसा ना कहे जिससे मेरे रेपुटेशन को हार्म हो, राइट। और राइट इन पर्सनम जो कि पर्सनल राइट है, जो जैसे हस्बैंड एंड वाइफ के जो राइट्स होते हैं, राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ होती हैं आपस में, वो क्या है, राइट इन पर्सन है, बहुत ही स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट वो मिले हुए राइट हैं आपको, राइट। सो आज की हमारी इस वीडियो में मैं इतने ही एक्सप्लेन कर पाऊँगी, बाकी जो हैं वो आप आगे पढ़ो। और अगर आपको लगे कि आपको पर्टिकुलर किसी मैगज़ीन में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सारी मैगज़ीन्स मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे अलग अलग PDFs में, तो आप उनको पढ़ो। अगर पर्सनली किसी भी मैगज़ीन में आपको लग रहा है कि मैम हमें ये मैगज़ीन समझ में नहीं आ रही है, सो आई विल डेफिनेटली गोइंग टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। So till then, be safe and be at your home, right? Okay.